आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। तो जब आप पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान में बिरयानी भी खाई थी आपने? खाई थी बिरयानी। खाई थी। हाँ। तो यहाँ जो कसाब को बिरयानी खिलाई थी वो बराबर हो गया। ये वो केस है जिसमें कोई आई विटनेस नहीं है। एक पहाड़ी पर सिर्फ 3 लोग हैं, एक केतन, एक चेतन और एक सिया। इन्वेस्टिगेशन पेपर्स क्या है? ये जरूरी नहीं कि हर केस में कोई आई विटनेस हो या न हो। हाँ ठीक। केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे रहती है। कई केसेस में ऐसा है कि आई विटनेस भी रहता है पर पुलिस नहीं बताती है। कब रघुवंशी के केस में अगर गलती से ये 103 बदले में 403 आप बता रहे 403 लग गया। 403 लग, तो ये मिस्टेक है, ऑनेस्ट बोनाफाइड मिस्टेक। इसको तो नजरअंदाज करना चाहिए था। तो सिर्फ एक टाइपो एरर की वजह से कत्ल जैसे संगीन जुर्म में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरीके से जमानत दे सकती? इस केस को आप कैसे ले सकते? गलत है। ऐसा है कि जज भी देखिए ह्यूमन बीइंग रहते हैं, कई बार उनको भी उनका ईगो ऑर्डर रहता है। कि आज भी आरुषि हेमराज का कातिल नहीं मालूम कौन है, आज भी निठारी में 16 बच्चों का कातिल कौन है मालूम नहीं, उसके दोनों अक्यूज सब बरी हो चुके हैं, छूट चुके हैं। इट्स अ बिग फेलियर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अगर सिया केतन के मर्डर केस से बच जाए तो, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये साबित ही न कर पाए कि केतन का मर्डर हुआ है, तो क्या होगा? आप सबको पता है कि केतन के पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा था कि कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिस पर सीएम यानी चीफ मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के कहा था ठीक है। एक वकील है जो जब भी कोई केस हाथ में लेते हैं अंजाम तक पहुंच जाते हैं, वो आपके बेटे के कातिलों को सज़ा दिलाएंगे। ये वो वकील हैं जो अब तक 37 लोगों को सजाए मौत दिलवा चुके हैं और 628 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा। उज्ज्वल निकम साहब, नाम तो आप जानते ही होंगे। 1993 का ब्लास्ट हो या फिर गुलशन कुमार मर्डर केस हो, मुंबई सीरियल ब्लास्ट हो, रेप केस हो, सीरियल बच्चों को मारने वाली जो केस है शोलापुर का वो हो, सारे इन्होंने देखे। लेकिन एक चीज, मामला एक जगह आके फंस रहा है। सिया और केतन का मामला, लौगढ़ के उस किले पर 18 जून की सुबह क्या हुआ, कोई कैमरे में कैद नहीं है। अब तक जहां तक विटनेस की बात है कोई सामने नहीं है। अब अगर मान लेते हैं कि आखिर तक इस केस में जब चार्जशीट दाखिल होती है, मुकदमा शुरू होता है और कोई विटनेस नहीं आता है, मान के चलते हैं, और कैमरे में कोई कैद तो है नहीं कुछ, तो फिर कैसे ये साबित होगा कि केतन को धक्का दिया गया, केतन फिसल गया या केतन ने छलांग मार दी? क्योंकि वकील तो आपको पता है कैसे कैसे बहस, कैसे कैसे जिरा करेंगे कोर्ट में, तो डिफेंस को कैसे हैंडल करेंगे उज्ज्वल निगम साहब, जो कि केतन के वकील बनकर पेश होंगे। क्योंकि अभी से यहाँ 2-3 तरह की कहानियां हैं जो हो सकती हैं इस केस में। पहला सिचुएशन बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई विटनेस नहीं है, कोई कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं है। पहला ये कि 18 जून की सुबह सिया और केतन वहाँ पहुँचे, पीछे से चेतन आया और अचानक सिया ने केतन से कहा कि ये चेतन है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसी से शादी करूँगी, तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर केतन को गुस्सा आया, उसने पहाड़ी से छलांग लगा दी। कहानी सुना रहा हूँ सिर्फ। अब दूसरा सीन ये है कि सिया केतन से कहती है कि ये चेतन है, हमारा अफेयर है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। सुनकर वो, उसको चक्कर आता है, घबराता है, दिल टूटता है और इत्तफाकन पैर फिसलता है और वो खाई में गिर जाता है। तीसरा ये है कि चेतन और सिया दोनों मारने के इरादे से आए, इन्होंने धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया। लेकिन कोर्ट में आप कैसे साबित करेंगे? इसलिए कि सिर्फ कहानियों से अदालतें नहीं चलती, आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ उस कड़ियों को जोड़ने के लिए सारे एविडेंस चाहिए।
तो क्या होगा? और अगर खुद सिया के खिलाफ खड़े होने के लिए उज्जवल निगम साहब को महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये केस इतना आसान होगा 90 दिन बाद, क्योंकि सितंबर में चार्जशीट दाखिल होगी उसके बाद। तो हुआ ये कि उज्जवल निगम साहब यहाँ आए, जहाँ मैं बैठा हूँ बिल्कुल बराबर में, और उनसे बहुत ही अच्छी बात हुई। मतलब ज़माने बाद कोई ऐसा मिला जिससे बड़े दिल से बात हुई, क्यों कानून के महारथी इंसान। तो मौका मिला तो फिर मैंने उनसे पूछा कि सिया केस का क्या होगा। अब मौका मिला तो ये भी नहीं छोड़ सकता था, पूछा कि भाई सोनम का क्या होगा, क्या सोनम को 9-10 महीने के अंदर अंदर एक ऐसा है मर्डर केस है, जमानत मिल जानी चाहिए। और क्या अगर कानून में कोई टाइपो एरर हो, 403 लिख दिया 103 की तरह, तो इतनी मामूली गलती पर भी क्या अदालत और जज साहब बिना देखे हुए कह देंगे हाँ भाई आप जमानत पे जाओ, ये सही है या गलत है? ये भी उनसे पूछा। कसाब ने बिरयानी मांगी थी, ये लाइन असल में उज्जवल निगम साहब की ही थी, जिसके बाद इसको लेके बड़ा हंगामा हुआ। तब अपोजिशन पार्टी ने ये मुद्दा भी उठाया था कि हमारे यहाँ आतंकवादियों को जेल में बिरयानी परोसी जाती है, वो भी था। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर 30 साल से ज़्यादा वक्त गुजारा उज्जवल निगम साहब ने, मुंबई के हाई प्रोफाइल मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब चार्जशीट दाखिल होती है तो सबसे पहली चीज़ उस चार्जशीट में क्या देखता है, क्या ढूंढता है उसमें से। और उज्जवल निगम साहब सबसे पहले जब चार्जशीट आती है तो बाकी सब छोड़कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले क्यों पढ़ते हैं? 37 लोगों को फांसी की सजा भी दिलवाई उन्होंने, लेकिन उनमें से फांसी मिली कितने को, यानी जो टंग चुके। कोई ऐसा केस जिसमें उज्जवल निगम साहब ने किसी बेगुनाह को सजा दिलवा दी, उन्होंने माना? तो ऐसे सारे सवाल थे मन में और मौका भी था। मुझे लगता है कि ये बातचीत जो उज्जवल निगम साहब के साथ की है, आप लोगों को सुनकर बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चुप हो जाऊँ और उनके साथ जो बातचीत हुई वो आपको सुनाऊँ। तो पेश है ये मज़ेदार बातचीत एक क्राइम रिपोर्टर और एक क्रिमिनल लॉयर के बीच की। तो सुनिए। तो अब तक कोर्ट में ये प्रहार किया करते थे, बड़े बड़े केस, 1993 ब्लास्ट, 2008 ब्लास्ट, आपके जो मुंबई में एक रेप केस बड़ा चर्चित था, उस केस को, गुलशन कुमार मर्डर केस, ऐसे प्रमोद महाजन, उस केस को मैंने कवर भी किया था। तो न जाने ऐसे कितने केस जिनकी कोर्ट में इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई और इनकी एक अलग पहचान बनी। सिर्फ इनके नाम पर एक रिकॉर्ड आपको बताता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 665 आइदर लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ पेनल्टी, यानी उम्र कैद या सजाए मौत, और उनमें से शायद 37 डेथ पेनल्टी यानी फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले शख्स, मतलब मुजरिमों पर प्रहार करने वाले शख्स उज्जवल निगम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं ऑनर फील कर रहा हूँ आज आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि हर क्राइम जर्नलिस्ट का एक सपना होता है उन लोगों से मिलना या बात करना जो क्राइम की बारीकियों को समझते हैं और फिर कोर्ट में जिस तरीके से उस केस को प्रेजेंट करते हैं। और इस मामले में उज्जवल निगम साहब के बारे में आपको क्या ही कहूँ, ये अभी जो बताया। पहली चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोर्ट में आप अब तक लड़ रहे थे, फिर पॉलिटिक्स में गए, फिर राज्यसभा सांसद हो गए, तो अब क्या फिल्म स्टार को भी, मतलब उनको भी पीछे पीछे छोड़ना है? क्योंकि अब आप पर्दे पे भी आपका एक नया रूप आ रहा है प्रहार फिल्म के जरिए, तो मतलब क्या कह के मानेंगे आप? कुछ छोड़ेंगे बाकी लोगों के लिए? अरे भाई साहब, मैंने तो प्रहार में कुछ काम नहीं किया, लेकिन मेरे पर बायोपिक आ रही भाई साहब। तो कमाल है ना, काम करना और जिसके ऊपर बायोपिक बनना, इन दोनों में समझ रहे हैं आप? देखिए, आपने कहा मेरे इंट्रोडक्शन में, आपने ऐसे ऐसे केस चले, हाँ। और आपके जैसे दोस्त लोगों को मेरा ये सुन के ऐसा लगा कि हम पिक्चर करेंगे, तो इसमें मेरा दोष है? नहीं, मतलब और भी कुछ बचा है अभी? नहीं, बचा है ना, क्या उन्होंने छोड़ा ही नहीं तो क्या बचेगा? आपके ऊपर बायोपिक बनना, मतलब एक क्रिमिनल लॉयर जो हमेशा इन सारी चीज़ों के बीच उलझा रहता है, आपने जो भी आइडिया लेके आया, आपको लगा कि हाँ यार बननी चाहिए, या आपने पहले मना किया? क्योंकि ये भी जानता हूँ कि आप थोड़े से शाही शर्मीले इंसान भी हैं। नहीं, 3 साल ये तो बात सच कहूँगा,
क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर है, सच जानते हैं, झूठ भी जानते हो, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बायोपिक बनने वाली है। 3 साल पहले मेरे पास मैडॉक फिल्म्स वाले आए और जहाँ इसका डायरेक्टर है अविनाश, जो पाताल लोग बनाए जिसने, वो आए, उन्होंने मुझे पूछा कि निकम सर आपकी हमें बायोपिक बनाना। थोड़ा सा मैंने उनको डिस्करेज भी किया कि भाई मेरे इसमें क्या बायोपिक है, मेरे इसमें कोई ऐसा लव नहीं, स्टोरी नहीं, कोई ऐसी शादी हुआ, ऐसा हुआ, कोई डांस नहीं, गाना नहीं, अब क्या बनाए, मेरा लाइफ तो क्या है, अगेंस्ट क्रिमिनल सामने देखा कि मैं कहता हूँ, तो बोला हाँ बना, हम सुनना चाहते सब केसेस। तो मैंने सुना है उनको केसेस, मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मेरी तारीफ तो कर रहे भाई, आप जैसे अपने तारीफ की, तो सुना है केसेस। हाँ। जो भी है वगैरह। अभी उन्होंने उसमें से कितना लिया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन 7 अगस्त को प्रहार आने वाला, 7 अगस्त को प्रहार आने वाली, और ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि मैं सच कहूँ मैं खुद भी देखना चाहूँगा कि उज्ज्वल निकम साहब की जो कोर्ट के अंदर मौजूदगी अब तक देखी है, उसके बाहर पूरी इनकी ज़िंदगी, जितना मैं जानता हूँ, इनके फादर शायद बैरिस्टर रहे थे और बाद में जज भी रहे थे, तो घर से ही वो कानून शुरू हो गया इनके, मतलब दलील भी यही लोग दे रहे हैं और फैसला मेरा लड़का भी लॉयर है। हाँ, वो भी क्रिमिनल लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर, और वो प्राइवेट डिफेंस साइड है, बॉम्बे हाई कोर्ट में डिफेंस। अच्छा, वो डिफेंस में। हाँ, कभी आप दोनों का आमना सामना होने की उम्मीद? होता ही नहीं। हम देखिए, मैं उनके ऑफिस में जाता नहीं कभी, उनका प्राइवेट ऑफिस है, मैं तो आई एम मूविंग थ्रू टू महाराष्ट्र। तो जरा सोचिए निगम साहब कि एक ऐसा केस हो क्राइम का एकदम हॉट, और उसमें एक तरफ वो डिफेंस लॉयर, आप एक तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन। नहीं, हमने सोच लिया है कि एक में के खिलाफ कभी खड़ा नहीं रहना। अच्छा, क्योंकि मॉरल टाइज रहती है कि भाई ही इज माय सन, देयर शुड नॉट बी एनी एलिगेशन। प्रभु रामचंद्र को छोड़ा नहीं किसी ने, तो हमें क्या है, वैसा उनका प्रोफेशन अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग है, वैसा कानून कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान के मन में आ गया कि उज्ज्वल निकम ने दलील ठीक नहीं पेश की क्योंकि सामने वाला अनिकेत था, अगर मैं जीत गया तो अनिकेत का क्लाइंट कहेगा कि यार पिताजी के कारण इन्होंने, मतलब जैसे डॉक्टर जो है अपने क्लोज रिलेटिव का ऑपरेशन करते हुए कहते हैं हाथ कांपता, फिल्म में देखा नहीं, मेरा हाथ कांपने का, लेकिन मैं वही पे आ रहा हूँ कि क्या कानून में भी रिश्तों का पेच होता है कि नहीं यार, आमने सामने अगर एक दूसरे के लोगों की भावना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो रोल प्ले किया है उज्ज्वल निगम का जो रोल पर्दे पर प्रहार में, राजकुमार राव बेहतरीन एक्टर, मैं जानता हूँ उनको, तो जब उनको आपको पता चला कि ये रोल वो प्ले कर रहे हैं, तो आप कितना सेटिस्फाइड थे? सही बोलो, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वो एकदम यंग, उनकी उम्र में आपने बड़ा यंग, फर्क भी है, और ऐसा दिखने में ऐसा सादा सिंपल। पर जब मैंने इनका टीजर सुना, आवाज सुनी, तो लगा, जो लोगों ने मेरा आर्गुमेंट दलील सुनी, आपको मौका मिला कि नहीं मालूम नहीं, मैंने टीजर देखा, पर नहीं टीजर नहीं, मेरा लाइव आर्गुमेंट्स, मैंने जिस आवाज में वो एड्रेस कर 2 बार सुनी मैंने बॉम्बे में। जी, कहाँ? बॉम्बे में जब आप कोर्ट में थे, एक जब ये चल रहा था संजय रथ वाला केस, जी, एक अबू सलेम वाला केस, तब मैं और साहिल जोशी एक मेरे तो हम गए थे, तो मेरा वो फेक जो है आर्गुमेंट की स्टाइल बराबर पिकअप किया राजकुमार ने। मेनी ऑफ माय रिलेटिव फ्रेंड, अरे मिस्टर निगम वेदर यू आपके साथ चलता था क्या वो राजकुमार, बट ही हैड पिक्ड अप दैट स्टाइल ऑफ थ्रोइंग दी सेंटेंसेस एंड कहाँ जोर देना है, कहाँ कम लेना है, दबाना है। जो मैंने टीजर देखा उसमें हाईलाइट कसाब को ही किया जा रहा था, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो तो पब्लिक फिल्म देखेगी, पूरा पता चल जाएगा। एक जो 93 ब्लास्ट के मामले में, नहीं 2008 जो था, डेविड हेडली, इसको सवाल जवाब या इंट्रोगेट करने के लिए एक टीम इंडिया से पाकिस्तान गई थी, उसमें आप थे मेन। बिल्कुल, मैं और ये गया था। डेविड हेडली को नहीं हमने इंट्रोगेट किया, तो किसको किया था? डेविड हेडली की गवाही मैंने ली थी, मैं गया था यूएस में, शिकागो को, मैं और जॉइंट कमिश्नर पुलिस अतुल चंद्र कुलकर्णी, हम दोनों गए थे। वी डिस्कस विद देयर लॉयर्स, हमने कहा कि डेविड हेडली की गवाही लेनी है। पहले तो हमें यूएस के, देखो डेविड हेडली डबल एजेंट काम करता था, यूएस के भी लिए काम करता था, लश्कर तोयबा के लिए काम करता था, और 26/11 के पहले यहाँ के गया था, फोटोग्राफ लिए थे, लश्कर तोयबा को भेजते थे, डबल एजेंट था। तो मैंने सोचा इसकी गवाही ली जा, तो पुलिस कमिश्नर को बताया हमने, क्योंकि पाकिस्तान में मैं गया था,
तो पाकिस्तान ने कहा कि सबूत दो हाफिज सईद ज़कीर रहमान लखवी के खिलाफ। हमने कहा यार तुमने सबूत ढूंढने चाहिए, तुम्हारे यहाँ साजिश हुई है। तो कहते नहीं मिस्टर निकाम, इंडिया डिड नॉट अलाउ अस टू पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टिगेशन। मतलब तुम क्या करने वाले थे? बंबई में जो हमला हुआ वो ओवरटैक था, कॉन्स्पिरेसी तुम्हारे। तो हम 7 दिन रहे वहां और वापस आ गए। फिर डेविड हेडली का प्ली बार्गेन एग्रीमेंट मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि डेविड हेडली की गवाही लेना जरूरी है। मैंने बॉम्बे पुलिस कमिश्नर को कहा ये बात। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा नहीं निकम, वो तो आरोपी है, डेविड हेडली की कैसे गवाही लेंगे आप? पर भाई मैं गांव वाला आदमी हूँ, मुझे मालूम था कि काटा नहीं कांटे से निकलना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है सेट थीफ टू कैच ए थीफ। पर हमारी गांव वाले की भाषा काटा से काटा। मैं तो छोटे विलेज का गांव में रहने वाला हूँ। ऐसा तो जलगांव मेरा गांव है, वहां बर्थ हुआ, वहां एजुकेशन हुआ। लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो छोटा सा विलेज है। तो हम तो बचपन से काटा लगता तो काटा निकाल देते थे। तो मतलब डेविड हेडली की गवाही लेनी चाहिए। तो हमें अमेरिकन डिप्टी अटॉर्नी जनरल गए, व्हाई डू यू वांट टू एग्जामिन डेविड हेडली? उनका एक सवाल था। हमने कहा कि भाई वो कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। हमने सही वजह नहीं बताया क्योंकि हमें तो पाकिस्तान के खिलाफ इसके इस्तेमाल करना था। फिर हमने डेविड हेडली की, और जब बोले नहीं बोले व्हाई डू वांट 2 days, ऐसे हमारे खिल गए। मैंने उनको कहा डिप्टी अटॉर्नी जनरल को, अगर आप नहीं देना चाहते डेविड हेडली की गवाही, नहीं हमें लेने देंगे तो आप वैसा कह दीजिए। क्योंकि देयर इज एग्रीमेंट प्ली बार्गेन में कि अगर उनको गवाही देनी पड़ेगी भारत में और पाकिस्तान में, अगर तुम नहीं देते हो तो हम शिकागो कोर्ट में अर्जी फाइल करेंगे, डेविड हेडली की जो प्ली बार्गेन है वो रद्द किया जाए। हम तो इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। तो बोले नहीं वी हैव नो ऑब्जेक्शन। देखो ये कैसा ट्रेंड बदला। फिर डेविड हेडली की गवाही ली। फिर डेविड हेडली ने हमें सब कुछ बता दिया, पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के नाम, क्योंकि ईमेल भेजा था, उसको ईमेल आया था, ISI के कर्नल बिरनल सबके नाम बताए थे। तो जब आप पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान में बिरयानी भी खाई थी आपने? खाई थी बिरयानी, खाई थी। हाँ। तो यहाँ जो कसाब को बिरयानी खिलाई थी वो बराबर हो गया? भाई कसाब को हमने बिरयानी नहीं खाई ना, ये बात तो सही है। ये भाई आप लोग क्या, आपको क्या लगता है आप मीडिया ही नैरेटिव सेट करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम भी नैरेटिव सेट करते हैं। जब कसाब के बारे में जब बवाल चल रहा था कि भाई कसाब को पकड़ के क्या इतना फजूल खर्चा क्यों कर रहा है, कसाब की ट्रायल क्यों चला रहे, वो तो असली गुनहगार अभी भी पाकिस्तान में घूम रहे, ये कसाब तो फुट सोल्जर है, कसाब तो आज उसको बहन की याद आ गई क्योंकि मैं राखी बांधी थी। आपको मालूम है ना, याद है ना भैया? क्योंकि जब मैं जलगांव से आया था तो मेरे हाथ में राखी बांधी हुई थी। तो कसाब ने मुझे पूछा कि बादशाह ये क्या है? तो मैंने कहा भाई ये बहन ने बंदी रहती है, तेरा भाग्य कहाँ है, तू तो जेल में मरने वाला है, फांसी तो तुझे होने वाली है। तब तक जज साहब आ गए। जज साहब ने मुझे पूछा कि निकम क्या बोल रहा है कसाब, क्या बातचीत चल रही है? हमने जज साहब को बता दिया कसाब इस प्रकार की बात कह रहा है। तो देखो जज और मेरी ये बात चल रही थी, तब कसाब ने नीचे मुंडी कर दी और दोनों उंगली अपनी आंखों में गए। और आपके चैनल के लोगों ने बाहर तुरंत भाग के ब्रेकिंग न्यूज दे दी। उस वक्त तो ओबी वैन रहती थी ऑर्थर रोड के सामने, 20-25 ओबी वैन अलग अलग स्टेट की कवर कर रही थी। क्या ब्रेकिंग न्यूज दी? कसाब की आंखों में पानी, कसाब को बहन की याद आ रही, हालांकि कुछ नहीं आंखों में पानी, फिर भी आपने नैरेटिव सेट किया। फिर वो आपका चैनल पैनल डिस्कशन शुरू हो गया। देखो सरकार की क्या नाकामयाबी है कि सरकार असली गुनहगार को पकड़ के नहीं है, ये तो फुट सोल्जर, इसको क्या कर रहे हैं? इसको आज तो ब्रेन वॉश हुआ था इसलिए इसको आज दुख हो रहा है। ये 5-5:15 बजे जब जैसा हो गया, जब मुझे बताया हमारे इंस्पेक्टर लोगों ने, सिक्योरिटी वाले ने, कि ऐसा इमोशनल वेव किया है। तो वहाँ कोर्ट के ऑर्थर रोड के सामने एक बड़ा पोडियम रखा था, 20-25 बूम रखे थे। तो मुझे गया, मैं जो हुआ वही बता रहा। मीडिया को मिस्टर निकम डोंट यू थिंक ये फेल्यूर है गवर्नमेंट का, असली गुनहगार आप तो नहीं पकड़ के लाए, क्या बहादुर की इसमें, ये कसाब के खिलाफ आप ट्रायल चला रहे। तो मैंने सबका सुन लिया। मैंने सिर्फ एक कहा, आपका सबके सवाल खत्म? तो बोले हाँ खत्म। मैंने एक ही बोला, आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। क्या कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की? इमीडिएट चैनल पैनल नैरेटिव अलग हो गया। देखो कितना खुकार आतंकवादी है, इतने लोगों की जान लेंगे, मटन बिरयानी की मांग कर रहा है। निकम जी बोल रहे हैं
किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ सचमुच, वो आंसू भूल गए। तुम भूल गए। फिर दूसरे दिन कोर्ट में उसके वकील ने सवाल खड़ा किया, जो काजमी वकील है, कोर्ट में उसने बोला कि सर मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर निकम जी ने बताया कि बिरयानी मांग रहा है, मैं उसका वकील है, मेरे पास मांगे नहीं, इनके पास कैसे मांगे। कोर्ट ने मुझे पूछा, यस मिस्टर निकम। अभी देखो, आप जितने लोग होशियार रहते ना, वैसे हम भी आपसे सीखे हैं थोड़े। आप बहुत होशियार। अरे नहीं सर, अरे बहुत। हमने क्या किया। हाँ। अभी देखो, कसाब पंजाबी मुस्लिम था। हाँ। वो हिंदी इतना क्लियर नहीं समझता नहीं था। आज बातें कहने में कोई हर्ष नहीं मुझे, आप हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा कोर्ट के सामने, कोर्ट ने पूछा, यस मिस्टर निकम, यू सेड लाइक दैट कसाब इज आस्किंग फॉर मटन बिरयानी। मैंने कहा साहब, कसाब पाकिस्तान से आया है, हमेशा उसका खाना नॉनवेज रहता है, और यहाँ तो जेल में तो उसको वेज खाना मिलता होगा, और मटन बिरयानी उसको अच्छी लगती क्या नहीं लगती, उसने मांगी क्या नहीं मांगी, वैसा घुमा के मांगी क्या नहीं मांगी, अच्छी लगती क्या नहीं लगती। कसाब देखता था मेरे पास, तो मतलब कसाब मेरे पास देखता था, मैंने कसाब के पास देखता, नजदीकी कसाब, ये कठड़ा है ना आपके, इसके लिए खड़ा बैठा था। तो मैं अच्छी लगती उसको मटन बिरयानी, देना क्या नहीं देना क्या, कोर्ट का ये ऐसा मैं बार बार रिपीट किया। मतलब सर आप ही पूछ लो कसाब को, मटन बिरयानी क्या पहले। जज ने पूछा, क्या कसाब तूने मटन बिरयानी की मांग की थी निकम साहब के पास। अभी उसका कंफ्यूजन हो गया। हाँ। उसको लगा कि मटन बिरयानी देने की सचमुच बात चल रही है। उसने कुछ बात नहीं बोला, उसने जवाब ही हाँ में नहीं दिया, नहीं में भी नहीं बोला, कुछ बोला नहीं, मुंडी नीचे कर दी। उसको शर्म आ रही थी ना, क्या बोलेगा, मुझे मटन बिरयानी चाहिए। उसको मालूम है ये मीडिया बैठी है, सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया मुझे देखने के बजाय वो कसाब के एक्शन को ही देखते थे ना, कसाब क्या करता है, कसाब कैसे मुंडी हलाता है। तो कसाब ने मुंडी नीचे कर दी। कसाब, जज साहब ने 2 बार कसाब को पूछा, क्या कसाब तूने मटन बिरयानी की मांग की थी निकम साहब के पास। कसाब, मैं क्या पूछ रहा हूं, मटन बिरयानी की मांग की थी। कसाब कुछ बोला नहीं, पर्दा वहीं गिर गया। आखिर कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की थी क्या नहीं मांग की थी, ये सिर्फ कसाब को मालूम है और मुझे मालूम है। और हमारी कल्चर संस्कृति ये कहती है, जाने के बाद, कोई मृत्यु होने के बाद उसकी बुराई नहीं की जाती। तो हम 2 कल्चर को मानते ना, तो हम क्यों बोले। बहुत देखा यहाँ पे भी आपने एकदम, यही इसीलिए कहते हैं एक हुनरमंद और अकलमंद वकील की यही खासियत है। लेकिन आपने जो नैरेटिव सेट हो रहा था एक आंसू की वजह से, उसमें आपने बिरयानी डाल दी। ठीक है, बिरयानी के बाद सब कुछ लोग भूल गए, लेकिन आपको पता उसके बाद क्या हुआ था। इस देश में उसी बिरयानी को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल सही है। तो उसके जिम्मेदार तो आप हैं। हाँ देखिए, अच्छे काम के लिए अगर कुछ हो गया, मुझे बुरा नहीं लगता। हमारे देश, हमारे राज्य के गृह मंत्री कांग्रेस के थे, RR पाटिल थे गृह मंत्री, और एक बड़ा फंक्शन था, मैं भी गेस्ट था उसमें। तो मैंने कहा, ये जयपुर में भी कहा था, ये सिक्योरिटी कमिश्नर की अजीत डोभाल जी के बेटे थे उस वक्त भी उपस्थित। मैंने कहा कि मीडिया को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, किस प्रकार के नैरेटिव सेट करना चाहिए, हमने ये कहा था। और मटन बिरयानी कभी भी कसाब ने मांगी नहीं थी, लेकिन हमने ये बात कही, और इसलिए कही कि हमारे देश में कुछ लोगों को बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाती है। फिर बोलते कसाब क्या बेचारा है, गरीब है, स्केपगोट है, तो मतलब कट करने के लिए हमने मटन बिरयानी की स्टोरी की। लेकिन इसको उठाकर दूसरे, इसको पॉलिटिक्स इस तरह से किया गया कि देखो एक सरकार वो है जो उसे बिरयानी खिला रही थी। हाँ चलाया गया, सही बात है। तो जो आपने नैरेटिव सेट किया वो तो मकसद कहीं और चला गया। फिर सच नहीं था ना साहब, लेकिन सच नेताओं ने तो बना दिया। देखिए, वो नैरेटिव किसने चलाया, वो तो लोगों के मन में तो गुस्सा तो आ गया। नहीं, क्योंकि आप वकील के साथ साथ नेता भी थे। मीडिया को भी गुस्सा आ गया क्या। मीडिया ने कभी बोला कि नहीं नहीं ये झूठ है, कभी मीडिया ने ये तहकीकात की। शम साहब, आप अगर रहते उस वक्त तो आप तहकीकात करते थे कि ये भाई सच है क्या नहीं है, कसाब मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है। किसी ने इस पर सवाल नहीं किया। जिम्मेदारी किसकी तो कुल थी? मिला के बिरयानी नहीं खाई उसने, या खाई? बिल्कुल नहीं, नहीं। कैसे मिल सकती है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे केस हैं और आप एक सरकारी वकील हैं। कहते हैं कि एक जो लिखा होता है ना कोर्ट के दस्तावेज पे, स्टेट वर्सेस, जैसे स्टेट वर्सेस कसाब, स्टेट वर्सेस फलाना, स्टेट वर्सेस इसलिए लिखा होता है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि अगर जो एक क्राइम होता है वो पूरे सोसाइटी और समाज के खिलाफ होता है, इसीलिए सरकार उसको लड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे केस आपने लड़ लिए। कोई ऐसा केस जिसमें आपको लगता है कि आपके हाथ किसी गलत शख्स को सज़ा सुना दी गई? बड़ा अहम सवाल है। एक केस है पर मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि सबूत उसके खिलाफ थे।
लेकिन 3 अभियुक्त थे। रेप एंड मर्डर की केस थी जिसमें 2 बिल्कुल दोषी थे, एक तीसरा पुलिस ने पकड़ा था। मेरे ख्याल से वो निर्दोष था, पर सबूत सभी उसके खिलाफ थे। आई वॉज हेल्पलेस। लेकिन मैंने उसको कहा था कि भाई मुझे मालूम है कि तू निर्दोष है, पर मेरे हाथ बंधे हुए बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर अगेंस्ट यू, सो आई एम हेल्पलेस। डॉक्यूमेंट्स किसने बनाए? पुलिस ने। तो इसका मतलब पुलिस ने गलत बनाए। हो सकता है। तो सरकारी वकील होने की एक मजबूरी ये भी है कि आप चूंकि सरकार के वकील है तो पुलिस के खिलाफ नहीं जा सकते। नहीं, चाहे जा आप सच सकता हूँ, जानते हो। जा सकता हूँ, हाँ, अगर एविडेंस नहीं होते। हाँ। देखिए मैं केसेस बताता हूँ आपको। गेटवे ऑफ इंडिया 2003 में ब्लास्ट हुए थे, ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट। गेटवे ऑफ इंडिया झवेरी बाजार। हाँ बिल्कुल। एक मुस्लिम फैमिली, हस्बैंड वाइफ, लड़की 17 साल की लड़की और उनका नेबर, उन्होंने 24 अगस्त को रेकी करके आए थे गेटवे ऑफ इंडिया झवेरी बाजार टैक्सी से, और 25 अगस्त को उन्होंने प्लान किया था। ये केस थी हमारी, आरडीएक्स उन्होंने घर पे बनाया था। ये जब ट्रायल शुरू हुई तब मैंने देखा कि लड़की के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है। मैंने ऑफिसर को पूछा कि क्या लड़की के खिलाफ क्या सबूत है, तो उन्होंने कहा साहब वो रेकी कर रही थी। बोला यार रेकी करना, इसका मतलब उसे मालूम था, ऐसा कैसा कर सकते हैं? बोले नहीं साहब गाड़ी में जा रहे थे। नहीं नहीं, उन गाड़ी में कुछ बात हुई बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, ऐसा सबूत कहाँ है? तो ऐसा सबूत नहीं है। अच्छा लड़की इनोसेंट दिख रही थी, मैं फेस से देखने से बताता हूँ। अभी आप देखो कितने इनोसेंट दिखते है क्या नहीं है, वो बात अलग है बिल्कुल, पर फेशियल तो होते कभी कभी ये होता है। तो मैंने स्टैंड लिया कि इस लड़की के खिलाफ बाकी कोई सबूत नहीं है। मैंने कोर्ट को कहा कि इसको डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट है डिस्चार्ज ऑन माय वर्ड। तो ये ताकत पब्लिक प्रोसिक्यूटर में होनी चाहिए कि अगर पुलिस ने किया हो, अगर सबूत नहीं है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड शो द करेज कोर्ट के सामने, क्योंकि अल्टीमेटली द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो आपने कभी कोई ऐसा करेज दिखाया कि जब गवर्नमेंट ने या पुलिस ने कहा नहीं यही सही है, आपको यही करना है और आपको पता है ये गलत है, और आप उसके अगेंस्ट जाकर फिर आपने क्या? इस लड़की के अलावा मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, लड़की को तो छोड़ दिया ना, छोड़ दिया। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि अफरोज अलकायदा का आतंकवादी, जो 9 अकरा का अमेरिका का हमला हुआ, उसके बाद पहली बार हमारे देश में बम्बई में एक अफरोज नामाज का एक शख्स को पकड़ा गया, जिसने दावा किया था कि मैं अलकायदा का मेंबर हूं और मैंने एयर फ्लाइट ट्रेनिंग ली है और मैंने शिकागो में ट्रेनिंग ली, यूएस में गई, इंग्लैंड में गई, ये ट्रेनिंग की, और मैं यहाँ से फ्लाइट यहाँ बम्बई पे डीजी ऑफिस पे गिराने वाला था और मंत्रालय पे गिराने वाला था। उसने मैजिस्ट्रेट सामने ये इकबाली बयान दे दिया और उसको लगा दिया पोटा पुलिसों ने। हमारे ये उसकी कहानी के बाद हमारे पुलिस कमिश्नर जो थे, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस, वो अमेरिका चले गए देखने के लिए कि क्या सचमुच उसने ट्रेनिंग की थी। बड़ा हाईली पब्लिसाइज मैटर हुआ था और उन्होंने पाया कि ये यस ही हैड टेकन द ट्रेनिंग, पायलट ट्रेनिंग उसने ली है, तो उधर ली, इंग्लैंड में ली, सब इधर। सो दे वर कंफर्म कि ये अफरोज चाहिए। चार्जशीट दर्ज होने के बाद हमने देखा कि जो अफरोज बात कह रहा था, जिसको पोटा लगाया था, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ये पोटा कानून आने के पहले की बात है। अच्छा, तो पोटा को तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता, पीछे से नहीं लगता। नहीं। तो मैंने जज साहब को कहा कि जज साहब ये पोटा हटा दीजिए, इसका पोटा। जज साहब ने बोला मुझे कि मिस्टर निकम, दिस इज हाई प्रोफाइल मैटर, जस्ट सी कि लगता क्या नहीं, मुझे लगता है वो। मतलब साहब आपको लगता हो तो लगा दीजिए, पर मेरा कहना ये लिख लीजिए कि पोटा इज नॉट एप्लीकेबल। तो जज साहब ने फिर उस दिन मैटर एडजन किए, दूसरे दिन जज साहब ने कहा कि नहीं पोटा नहीं लगता है। पर ये पोटा नहीं लगता, ये न्यूज से महाराष्ट्र में खलबल हो गई। वहां के हमारे होम मिनिस्टर का फोन आ गया मुझे, और वो अलकायदा का पहला शख्स था जिसे पहला शख्स था और कमिश्नर पुलिस वहां उनके साथ थे। अरे निकम जी तुमने ये कैसे किया, केस कैसे क्यों विड्रॉ कर दिया, पुलिस कमिश्नर से भी नहीं पूछा तुमने? पुलिस कमिश्नर ये बात करो उनसे। पुलिस कमिश्नर मुझे बात करने लगे, एमएन सिंह साहब थे। बोले निकम जी तुमने हमसे कभी बात नहीं की, पोटा विड्रॉ कर दिया, ऐसा कैसे किया, हम जाके ट्रेनिंग करके ले गए, हम क्या जवाब दें? मैंने उनको समझाया कि साहब पोटा नहीं लगता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, नहीं पर हमको पूछना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही इज नॉट अ माउथ पीस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और जो मैंने बात सही कही, आपको लगता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये केस नहीं चलता आगे भी। तो दे सेड नो 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 दैट इज, मतलब अगर ये मैं रखता भी था और कोर्ट में बाद में छोड़ देता था एविडेंस के बाद, किसकी बुराई होती थी? बिल्कुल। बम्बई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के नजदीक मानी जाती है ना, तो तुम एक्ट भी नहीं सीख लगा सकते। तो मैंने ये भी कहा कि मैंने आपकी रेपुटेशन बचाई है, फिर कुछ नहीं हुआ। आपकी रेपुटेशन की ही एक और कहानी भी है कि चूंकि उज्ज्वल निगम जिस केस को लेते हैं, लिस्ट ही मैंने बता दी आपको, अराउंड 665, 37 तो डेथ पेनल्टी है उसमें, बाकी उम्र कैद है। तो उसके बाद ये हुआ कि मतलब जो जादू की छड़ी हैं, उज्ज्वल निगम साहब को वकील बनाओ और आराम से काम हो जाएगा। हाल में भी ऐसे ही हुआ, एक पुणे में एक केस हुआ, सिया और केतन मर्डर केस। उसमें उनकी फैमिली वाले मुंबई गए थे सीएम साहब से मिलने के लिए, और उसके बाद ये कहा गया कि ठीक है, जो केतन का केस है वो उज्ज्वल निगम साहब लड़ेंगे। मतलब फैमिली को एक तरह से गारंटी मिल गई कि अब उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। क्या ये सच है, आप सिया का केस लड़ेंगे? भाई पहले तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि मैं जादू की कांडी बिंडी कोई नहीं है। आप नहीं मानते? मैं एंटीबायोटिक हूँ। अच्छा, ओके, हाँ ये सही। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एंटीबायोटिक है। जहाँ कहीं महाराष्ट्र में बड़ा हादसा होता है, हाँ, बड़ा हमला होता है, तो हमारे सीएम साहब बहुत होशियार है, फडणवीस साहब। पब्लिक की मांग रहती है कि साहब उज्ज्वल निकम को अपॉइंट किए। माहौल गुस्सा कम करने का रहता है तो फडणवीस साहब इमीडिएट फोन करते हैं हमें और बता देते कि आपकी अपॉइंटमेंट कर रही है। मतलब गुस्सा कम करने की भी गोली है आप? हम गोली है, सही में बता दें, उसमें कोई बुरा नहीं है भाई। तो हम बता देते, हाँ कहते हैं भाई, इतना विश्वास मुख्यमंत्री साहब अपने पर रखते हैं तो हमें कहना है कि हाँ। तो फडणवीस साहब को मैं मानता इसलिए, वो इज अ वेरी डायनेमिक पर्सन, ही नोज कि कहाँ का प्लग कहाँ लगाना है, वेरी स्मार्टली ही हैंडल्स। तो इसलिए माहौल शांत हो जाता है। वैसे ये केस में हुआ, सिया के केस में मैं बंबई में था, ये इन्होंने कुछ अर्जी दी उनके पास, उसके पिताजी ने, हाँ, चेतन के, हाँ, अग्रवाल साहब, केतन के पिता ने जी, तो अर्जी दी। तो सीएम साहब का फोन आया, उज्ज्वल जी इनकी मांग है, आप ऐसा का। अभी इतने बड़े हाई प्रोफाइल मैटर सीएम साहब विश्वास रखते हैं, तो मैंने कहा हाँ करूंगा। तो मैंने एक्सेप्ट मॉरली तो कर दी है, कर दी। लेकिन ये केस में मैं चार्जशीट दर्ज होने के बाद अपेयर होऊंगा, 3 महीने बाद। हाँ 3 महीने के बाद। फिर भी आप चूंकि इतने जागरूक हुए हैं, आपने मीडिया के जरिए केस के बारे में जानकारी तो आपके पास पूरी होगी। जानकारी देखिए, मीडिया ऐसी है, जो मीडिया को जानकारी है, जो मुझे जानकारी है, ये बात सब है, मीडिया को जितनी जानकारी है। मैं ये जानना चाहता हूँ निकम साहब, ऐसे बहुत सारे केस आपने अपनी लाइफ में लड़े, ये वो केस है जिसमें कोई आई विटनेस नहीं है। एक पहाड़ी पर सिर्फ 3 लोग हैं, एक केतन, एक चेतन और एक सिया। अब उसमें कहानी ये है कि या तो धक्का दिया गया, या वो कूद गया, या फिर फिसल गया, सारी कहानियाँ हैं। कोर्ट सबूतों के आधार पर चलेगा, फैसला भी देगा। बिल्कुल। यहाँ पे विटनेस तो है नहीं, कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। तो फिर जब विटनेस है नहीं तो इस केस का अंजाम क्या होगा? आपने देखा है क्या इन्वेस्टिगेशन पेपर्स क्या है क्या नहीं? विटनेस नहीं है कोई आई विटनेस जिसने धक्का देते आपने देखा है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। जो उनके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं, देखो यार, ये इस तरह से बात। अच्छा, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। नहीं, इन्फरेंसेस कुछ निकालना ठीक नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं निकाल रहा। अगर आपकी जानकारी होंगे, मेरी जानकारी में है। नहीं, आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पेपर्स देखे क्या? अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिर किस आधार पे कहते हैं? 2 आधार पे सर। पहला, 18 तारीख को केतन को धक्का दिया गया था। 5 दिन तक, 18 to 22 तक ये केस एक्सीडेंटल डेथ का दर्ज था, होगा। 23 तारीख को एफआईआर में फिर वो सेक्शन 103 लग जाता है मर्डर का। विटनेस नहीं है, कहानियां हैं कि चेतन और सिया प्यार करते थे, सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी, सारी चीज़ें अपनी जगह। मैं ये नहीं जाना, ये कह रहा हूँ कि आप तो सिर्फ चूंकि आपने ऐसे कई केस देखे, ऐसी सिचुएशन में जब विटनेस ना हो, उस केस का अंजाम क्या होता है? आप ये प्रिज्यूम करके चलें। आपने पहले बता रहे अपने, आप जो सीसीटीवी और चश्मदीद नहीं है सर। सुनो, एक बात पहली बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि एडी दाखिल थी, फिर एफआईआर दर्ज की। हाँ, कुछ तो भी आधार होगा उनके पास। बयान फादर का नहीं, मुझे पता नहीं है। जब फादर अगर मर्डर के निष्कर्ष पे आता तो उसके पास कोई होगा सबूत ये कि चेतन और इनके नहीं यार, आप ये जो कह रहे हैं, देखो मीडिया में यही गलत बात होती है
मीडिया ड्रॉज इन्फ्रेंसेस। सर मैं रिकॉर्ड पे दो चीज कह सकता हूँ। सुनो, मैं हमेशा कहता हूँ आप यू आर अ वेरी एक्सपर्ट क्रिमिनल रिपोर्टर, आई नो अबाउट दैट। देखिए क्या होता है कि पुलिस अपने कभी पत्ते खोलती नहीं है और वो खोलना भी नहीं चाहिए, मैं तो कहूँगा। वो जो एसपी है वो स्मार्ट है, वो सब थोड़े पत्ते खोलने वाला होगा। मैं हटा देता हूँ इस केस को, मैं सिर्फ एक कोई भी आम केस जिसमें आई विटनेस नहीं है उसको आप कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे? ये देखो सबूत क्या है इस पे आधार पे होगा भाई साहब। मैं आज तो कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कोई भी केस आने के बाद देखिए मेरा एकदम टारगेट फिक्स रहता है। इन्वेस्टिगेशन पेपर्स क्या है, ये जरूरी नहीं कि हर केस में कोई आई विटनेस हो या न हो। हाँ ठीक, केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे रहती है। कई केसेस में ऐसा है कि आई विटनेस भी रहता है पर पुलिस नहीं बताती है। ओके, ऐसा भी होता है बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा उसकी सेफ्टी कि उसके सेफ्टी के लिए अपने को मालूम नहीं आज, वी डोंट नो एनीथिंग। बिल्कुल एग्री करता हूं। और जब अगर मैं ये केस चलाने वाला हूँ तो मुझे ये भी कहना, ये आपने अभी आपका रिस्पेक्ट करता हूँ इसकी, मैं इसके बारे में इतना तो भी बोलता हूँ, नहीं तो मैं किसी बात भी नहीं करता हूँ इस केस के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल आपने कभी जब भी चीफ मिनिस्टर ने पूछा बोला तभी मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर टोल्ड मी दिस इज अ चैलेंज, देयरफॉर आई एक्सेप्ट, दिस इज माय कॉशन वर्ड। और महाराष्ट्र की मीडिया को पता है कि मैं एक लक्ष्मण रेखा के बाहर जाता नहीं। सब मैं भी जानता हूँ। नहीं आप जाते नहीं, आप जानते तो आप मुझे इतने नहीं, सवाल मैं नहीं तो करते। ये जानना- यू आर अ वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट रिपोर्टर। आपसे ही सीखा कोर्ट अरे रूम में नहीं, आप जो बहस करते हैं ना नहीं, लाइव, नहीं। एक सब कोई जानना चाहता, आप चूंकि एक एक्सपर्ट है सर इसलिए इसका जवाब जरूर दीजिएगा। एक साल पहले एक केस हुआ था, सोनम रघुवंशी केस, इंदौर की एक थी जिसने हनीमून पे अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी को मार डाला था। उसके बाद मेघालय पुलिस ने अरेस्ट किया, 9 महीने जेल में रही। उसके बाद लोअर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, फिर हाई कोर्ट ने दे दी, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पहली चीज़ कि एक मर्डर केस में क्या 9 महीने के अंदर जमानत देना बड़ा नॉर्मल है? नंबर 2 जो इसमें लॉजिक दिया गया वो ये कि पहले आईपीसी था, बीएनएस हो गया। बीएनएस में टोटल सेक्शन 358 है और मेघालय पुलिस की गलती से टाइपो एरर है, जो अपने एसजी साहब ने कहा, तुषार मेहता साहब ने, कि 403 लग गया, वो होना था 103। तो सिर्फ एक टाइपो एरर की वजह से कत्ल जैसे संगीन जुर्म में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरीके से जमानत दे सकती? इस केस को आप कैसे ले सकते? गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से टाइपो मिस्टेक टू अर्र इज अ ह्यूमन थिंग, ये बात तो पहले है। मिस्टेक्स टू बी रेक्टिफाइड एंड नॉट टू बी रेटिफाइड। अगर ये आपका रघुवंशी के केस में अगर गलती से ये 103 बदले में 403 आप बता रहे, 403 लग गया, 403 लग, तो ये मिस्टेक है, ऑनेस्ट बोनाफाइड मिस्टेक, इसको तो नजरअंदाज करना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 403 है नहीं, इसका मतलब है सोनम को आपने बताया नहीं कि उसका क्राइम क्या है। यू आर टू टेक्निकल। अरे बाकी तो बताया होंगे ना, सेक्शन में नहीं बताया होगा 103, पर बाकी तो कंटेंट तो बताया होंगे। कंटेंट तो ये है ना कि मर्डर किया, ये बताया क्या नहीं। वकील साहब उनके यही कह रहे हैं कि हमें तो अपने क्लाइंट का क्राइम बताया ही नहीं। भाई फॉरगेट 10, ये जरूरी नहीं है कि 103 क्या 403 बताना चाहिए। अगर ये जिस बताया होगा कि आपने इसका मर्डर किया है तो मर्डर तो आ गया ना। तो आपको लगता है जो 2 कोर्ट जमानत पे अभी बाहर है सोनम, क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टाइपो एरर की वजह से वापस ये फैसला अगर ये आधार दिया होगा सेशन कोर्ट हाई कोर्ट ने कि टाइपो मिस्टेक 403 से है, वो तो माने ही नहीं होंगे। वो तो उन्होंने जब बेल दी, जमानत दी, तो ये लिखा होगा उन्होंने कि भाई ऐसा 403 में ऑफेंस ही नहीं, हम कैसा है इसका ग्राउंड है, दैट इज रॉन्ग। क्या अगर जजमेंट में ये लिखा है कि अभियुक्त ने इसका मर्डर किया है और मर्डर की द्वारा ऐसी कट साजिश की है, तो 103 लिखो क्या न लिखो, 403 लिखो क्या मत लिखो, कंटेंट्स। पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस ही 403 और 103 पे हो रही है। बहस हो रही है तो तुषार मेहता जी ने कहा ना ये गलत मिस्टेक है। अगर तुषार मेहता जी ने ये भी बताया होगा, मुझे पता नहीं क्या आर्गुमेंट क्या, कि भाई ये जो एफआईआर है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो लिखे हैं कि इसको अरेस्ट किया है कि मर्डर के इसमें किया है, तो इट्स अ मिस्टेक। गलती किससे नहीं होती? निकम साहब, एक इस तरह का मर्डर जी, इतना मतलब हर तरफ चर्चा में भी हो जी, और किसी भी आप मर्डर को लेकर, क्योंकि हीनियस क्राइम में मर्डर तो आता ही है, जी। 8-9 महीने में बेल मिलना मतलब एक नॉर्मल है या ये लगता है कि कुछ अलग चीज़ है? नहीं देखिए उसका रोल क्या था हमें पता नहीं है उस केस का। जो अब तक की कहानी, चार्जशीट की कहानी, मैंने चार्जशीट इसकी पढ़ी। चार्जशीट हो गया कि फाइल? हाँ, चार्जशीट फाइल। अच्छा। उसमें चार्जशीट में ये है कि
इसने 2 लोगों को हायर किया था, पैसे दिए थे, गन भी लिया था और ले जाके धक्का दे दिया इसलिए कि उसको ये लड़का पसंद नहीं था, लेकिन घर वालों से बताने में डरती थी और उसका एक किसी और के साथ अफेयर था। तो मेन आरोपी नंबर 1 चार्जशीट में उसमें सोनम रघुवंशी का नाम, आरोपी नंबर 1। तो ऐसे केस में बेल, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप टाइपो एरर छोड़ दीजिए, नॉर्मल केस भी होता। अगर मैं मेरे कमेंट्स रिजर्व रखता हूँ, इसलिए रिजर्व रखता हूँ कि अगर साजिश का आरोप है तो साजिश के लिए क्या सबूत है। सी ये इट इज वेरी सेल्डम कि साजिश पे हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस मिले। अल्टीमेटली साजिश जो प्रूव होती है वो इरेजिस्टेबल इन्फ्रेंस है, और इरेजिस्टेबल इन्फ्रेंस कोर्ट कैसी निकालती है? सिलोजिज्म इन लॉजिक से। ऑल मेन आर मॉर्टल, सर्व मानव मर्त्य है। ऑल किंग्स आर मेन, सर्व राजे मेन है। और थर्ड इरेजिस्टेबल, ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल किंग्स आर मेन, देयरफॉर ऑल किंग्स आर मॉर्टल। ये जो थर्ड इरेजिस्टेबल इन्फ्रेंस हम लाते हैं ना, वो लॉजिकल डिडक्शन रहता है। तो इसके लिए ये देखना होगा उस केस में कि साजिश के लिए क्या क्या सबूत पुलिस ने इकट्ठा किए। ओके, तो ये कहना भी गलत है, लड़की है तो उसको लिए जल्दी मिलना बहुत आम बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह से प्रोसिक्यूशन ने सबूत पेश किया, किस तरह से कोर्ट के सामने दलील पेश की, ये तरह। मैं सोनम वोनम इन सबको छोड़ देता हूँ। 93 में आपका सबसे बड़ा ब्रेकअप था, जब आपको 93 ब्लास्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चुना था, मुंबई पुलिस की तरफ से आप थे। वो दौर, क्योंकि अब करीब 35-30 साल से तो ज़्यादा ही हो गए, अब लगता है सर उस टाइम में जो क्राइम जो था जिस तरीके का, आजकल हम जो कुछ पिछले 2-4 सालों से देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप वाले क्राइम, हस्बैंड वाइफ को वाइफ, हस्बैंड को बॉयफ्रेंड, जैसे भी जयपुर में एक बेटी ने अपनी माँ को इसलिए मार दिया क्योंकि उसको सरकारी नौकरी चाहिए थी माँ की। ये इसको कैसे देखते हैं आप अचानक सोसाइटी में? नहीं, हमारा कल्चर कम हो गया, और ये बात ज़रूर मैं कहूँगा बड़े दुख से, पेरेंट्स का अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं है। पेरेंट्स दे आर बिजी इन देयर प्रोफेशन, एवोकेशन, और जो बच्चों और पेरेंट्स में एक रिलेशन चाहिए कि फादर एंड फ्रेंड नहीं, फादर और बच्चे नहीं, फ्रेंड्स का रिलेशन चाहिए। आपको ताज्जुब की बात है, मेरा लड़का अनिकेत, हम सुबह 4:30 बजे उठते, हम दोनों बातें करते सुबह 4:30-5 बजे। वो चाय बनाता मेरे लिए, मुझे चाय बनाना नहीं आता, ही प्रिपेयर द टी एंड गिव टू मी एंड वी डिस्कस। क्या डिस्कस करते हैं? कई बार तो फैमिली मैटर के डिस्कस करते हैं। मुझे वो मेरा लड़का है, मैं उसका पिता, ऐसा नहीं रिलेशन, वी आर लाइक द फ्रेंड्स। मुझे एट सम टाइम वी टॉक अबाउट हिज वाइफ ऑल्सो, ही टॉक्स अबाउट माई वाइफ ऑल्सो, बट म्यूचुअली वी एक्सचेंज अवर थॉट्स। किसकी बुराई नहीं हम करते, लेकिन किस तरह से मेंटेन रहना, ये जो रिलेशन रहता है, ये बॉन्डिंग, ये अच्छा रहे। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मेरी ग्रैंडसन अरेंज है, मेरे बच्चे का बच्चा और लड़की की अहिल्या, दोनों, लड़की की लड़की और ये बच्चे का बच्चा। एक दफे मैं जा रहा था कहीं पूना में केस में, सर्किट में, तो उसने कहा, देखो बच्चों लोगों का किस तरह से ट्रीट कर, मैं आई एम नॉट एजुकेटिंग योर व्यूअर्स बट आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस, कि वो गांव से आया था, उसके माँ साथ थी, पापा आई लव यू। मैंने कहा हाँ आई लव यू। अगेन उसने कहा पापा आई लव यू। मैंने कहा हाँ आई लव यू। अभी मेरे साथ पुलिस ऑफिसर, मैं आई वॉज जस्ट क्लाइंबिंग द स्टेयरकेस ऑफ द गवर्नमेंट रेस्टोरेंट, फिर उसने कहा पापा आई लव यू। आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मतलब एक मजाक कर रहे हैं, पापा आई लव यू, मैं कुछ नहीं बोला। उज्जवल ने कहा आई लव यू, फिर मुझे ध्यान देना पड़ा, मतलब आई लव यू, उसके माँ ने उसको दटाया। मैंने कहा डोंट एंग्री ऑन हिम। उसने ध्यान में ये आ गया कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको कहा है। तो हमने अच्छी बातें नहीं, जैसे मेरी बच्चे की अहिल्या की, वैसे इसी तरह से ये बच्चे होशियार होते जा रहे। तो कहना क्या मतलब है, आज आप जो कह रहे कि ऐसे किससे बढ़ रहे हैं, तो ये फैमिली बॉन्डिंग जो है, रिलेशंस बिटवीन द फैमिली मेंबर्स एंड, वो नहीं रहे। हमारे जलगांव में मैं जब था तो हमारे पिताजी जब घर में रहते, हम पिक्चर भी नहीं देखने को जाते थे। हम देखते थे पिताजी कब गांव को जाते तब पिक्चर देखेंगे। आजकल के बच्चे ऐसे हैं क्या? नहीं, हम चलो पिक्चर लो, हम जा रहे पिक्चर को, ऐसा होता है। आपको धमकी भी मिली कभी? मिली है, मिली। अच्छा निगम साहब, आप चूंकि सरकारी वकील हैं तो आपको सबसे पहले चार्जशीट पढ़ने का मौका मिलता है जो तैयार होती है। जब चार्जशीट आप पढ़ते हैं किसी भी केस का, ये मैं अपने लिए भी जानना चाहता हूँ, तो उस चार्जशीट में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप सबसे पहले ढूंढते हैं? नहीं, चार्जशीट के में पहले देखिए,
पहले तो पोस्टमार्टम नोट्स में देखता हूँ। पोस्टमार्टम नोट्स, उसकी वजह? उसकी वजह ऐसा है कि कॉलम नंबर 17 में जो एक्सटर्नल इंजुरीज है वो क्या लिखा हुआ है देखता हूँ, और फिर आई विटनेस रहे तो आई विटनेस की स्टोरी क्या और ये इससे मैच हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, अगर आई विटनेस की स्टोरी मैच उससे नहीं हो रही तो एक तो आई विटनेस ज्यादा बना रहा है कि उसके ध्यान में नहीं आया है, क्यों लक्ष्य नहीं था, एक वे फिर वो आई विटनेस कॉन्सेंट्रेट बाद में करा। दूसरी बात यह है कि अगर सर्कमटेंशियल एविडेंस है तो चेन ऑफ सर्कमटेंसेस कैसे कनेक्ट होती है। तीसरी बात यह है कि कई बार मोटिव रहता नहीं, मारा क्यों इसके बारे में सबूत नहीं रहता। कानून यह कहता है कि आई विटनेस रहता तो मोटिव की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्कमटेंशियल एविडेंस है तो मोटिव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल, मकसद होना चाहिए। मकसद होना चाहिए। पर मैंने ये भी देखा है कि सर्कमटेंशियल एविडेंस में कई बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मोटिव नहीं मिलता है, वजह अलग अलग होगी, लेकिन अगर मोटिव नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आरोपी ने गुनाह नहीं किया है। सो यू हैव अ कन्विंसिंग पावर टू कन्विंस द जज। ऐसा है कि जज भी देखिए ह्यूमन बीइंग रहते हैं, कई बार उनको भी उनका ईगो ऑर्डर रहता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ईगोज एंड ऑर्डर, और तुम कहीं ये नहीं दिखा सकते कि ये तुम गलत है हम बराबर है। सो इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी ऑल्सो। आपने अभी कहा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल क्योंकि आई विटनेस से नहीं तो चलेगा। दो एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर वो आप होते तो क्या होता। एक बहुत मशहूर है आरुषि मर्डर केस, और दूसरा है निठारी, जिसमें 16 बच्चियों की मौत हुई थी, और आरुषि और हेमराज का। इसमें कोई विटनेस नहीं था, लेकिन मोटिव कभी क्लियर ही नहीं हो पाया, अलग अलग कहानियाँ आई। आपके हिसाब से ये दो केस क्यों नहीं अपने अंजाम तक पहुंच पाए? क्योंकि आज भी आरुषि हेमराज का कातिल नहीं मालूम कौन है, आज भी निठारी में 16 बच्चों का कातिल कौन है मालूम नहीं, उसके दोनों केस सब बरी हो चुके, छूट चुके हैं। इट्स अ बिग फेलियर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। क्योंकि लास्ट सीन टुगेदर क्या है, जब आप जो आरुषि की केस बात कर रहे हैं जिसमें वो जो खुली बंद थी, तब क्या हुआ, उसमें से क्या निकला क्या नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें क्या है, मेरा मानना ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बड़ा ध्यान नहीं दिया, और हमारे यहाँ कई पुलिस ऑफिसर को ये बुरी आदत लग गई है टू स्पीक विद द मीडिया एंड दे डिस्टॉर्ट दी होल थिंग्स। हर कोई पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हम कैसे ये आए बाहर। सी टिल द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट दे शुड नॉट डाइवर्ज द इन्वेस्टिगेशन, पर होता नहीं आजकल। चार्जशीट भी उनको ढंग से फाइल करना आता है सर, पुलिस वालों को पूरा लिख? कई करते हैं पर बाकी के नहीं करते, कुछ लोग करते हैं अच्छी तरह से। अगर ढंग से नहीं करते उसका नुकसान केस पे आता है। 100% एक्यूज गेट बेनिफिट, चेन नहीं कनेक्ट करते। और सेंट्रल एजेंसी जब स्टेटमेंट लिखते हैं विटनेस के तो 4-4 पन्ने 5-5 पन्ने लिखते हैं, इतनी क्या जरूरत है। इसको सुधार का क्या तरीका आपकी नज़र में? अरे अपने को कौन पूछता भाई, अपन तो क्या है। फिर भी सर, नहीं आपके चाहने वाले बहुत हैं, जाने बहुत सारे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं पर ठीक है, आपने पूछा तो मैं बताऊँ कि स्टेटमेंट शुड बी वेरी ब्रीफ एंड कंसाइज। आजकल मैंने देखा है कि पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट 4-4 लाइन का स्टेटमेंट एक लिखते, क्या जरूरत है, छोटे छोटे सेंटेंस रखो ना, नहीं रखते हो। उनकी आदत पर गिर गई है कि हमने बड़े बड़े स्टेटमेंट करते। ये सब के इधर देखिए, मैं महाराष्ट्र में तो देखता ही हूं कई पुलिस ऑफिसर को बताता हूं कि यार स्टेटमेंट तुम ब्रीफ कंसाइज करो, 4-4 लाइन के क्यों रखते हैं। कई जजेस को आदत रहती है बड़े सेंटेंस भी 3-3 4-4 लाइन के जज सेंटेंस रहते, मतलब निकल जाता है ना शुरुआत कहां से होती है और एंड कहां से होता है। आखिरी सवाल आपसे निगम साहब, ये कि आपकी जो लिस्ट है पूरी 665, उसमें 37 ऐसे लोग हैं जिनको आपने सजाए मौत यानी फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। कई बार रिमिशन में ये भी सब कुछ हुआ। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अगर गिनती करें तो उनमें से कितने लोगों को फांसी दे दी गई? ये बड़ा अहम सवाल है। एक याकूब मेमन, हाँ, और कसाब, हाँ, और बाकी तो प्रेसिडेंट के मर्सी कोल्हापुर का बाल हत्याकांड 2 लेडीज को फांसी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंफर्म किया। प्रेसिडेंट ने, अच्छा सवाल किया आपने, प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन रिजेक्ट किया, तो फांसी होनी चाहिए थी क्या नहीं होनी चाहिए थी, मैं पूछ रहा हूं आपको। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट क्लियर, कोल्हापुर सेशन कोर्ट रिजेक्टेड, हाई कोर्ट रिजेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट हैज टर्न डाउन एंड प्रेसिडेंट रिजेक्टेड मर्सी। फांसी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? टाइम ज़्यादा लग गया। किसकी जिम्मेदारी थी?
ये जो सब इसको फॉलो ब्लैक वारंट कौन निकालता है? ब्लैक वारंट जो मजिस्ट्रेट है जहाँ के जिस नहीं निकाला तो का किसको, केस, फिर क्यों किसको जिम्मेदार ठहराया आपने? नहीं ठहराया। ये सिस्टम ऐसी है। तो उसका मतलब मैंने ट्रायल चलाई वो कोल्हापुर फिर को की। तो जुडिशरी पे ही आ गया ना मामला, जहाँ से केस शुरू हुआ। मैंने नहीं कहा, मैंने आपसे सवाल किया, आप जवाब दे रहे थे। ब्लैक वारंट उस जज को इशू करना है जहाँ का ये केस है। फिर देखो ये लेडीज थी, हाँ, ये लेडीज थी अंजना बाई गावित माँ, हाँ, उनकी रेणुका एंड सीमा 3 बच्चे, और उनका हस्बैंड किरण शिंदे। क्या मोडस ऑपरेंडी थी? ये 3-3, 4-4 साल के बच्चे को अगवा कर लेते थे। कहाँ थे करते थे? कोल्हापुर, पुणे, नासिक, मुंबई। छोटे 3-3 यात्रा मित्रा टेम्पल में गए, कोई नहीं है देखे, बच्चों को अगवा कर लेते थे, भगा लेते थे। कई पुलिस स्टेशन में ऐसे 42 छोटे बच्चे इन्होंने मारे थे। 42। अनफॉर्चुनेटली कई बार उनकी कंप्लेंट, मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई, पुलिस ने नहीं रही, क्योंकि गरीब लोग जाते हैं ना दर्शन को, पुलिस ने नहीं कॉग्निजेंस लिया। बट दे वर कन्फेसिंग कि दे हैव किल्ड 42 बॉयज। उस ट्रायल में हमने कुछ तो भी 7 के 10 लड़कियों का हमको एफआईआर मिले, जो फैमिली जिन्होंने एफआईआर की थी, वो बच्चे को किस तरह से मारते थे। बहुत हमने कोर्ट में उसका, किरण शिंदे को हमने माफी का गवाह बनाया, किरण शिंदे ने दे दिया। और मेरे लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट केस ये केस थी जी, कोल्हापुर, क्योंकि जब कोल्हापुर सेशन ने इनको फांसी सुनाई, तब कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने बड़े हजारों तादाद में बच्चे लोग आए थे देखने, निकाल और मुझे शक्कर दे रहे थे, मुझे बांट रहे थे। दैट वाज ए रिमार्केबल डे इन माय लाइफ, कि बच्चों के चेहरे पे मैं खुशी देख रहा था कि ये राक्षसिनी को फांसी दी गई। अंजना बाई रेणुका सीमा, हाई कोर्ट सेशन कोर्ट ने फांसी दी, अपील किए, अपील डिसमिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में कंफर्म की फांसी की सजा, प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन रिजेक्टेड हुआ। 5-6 साल उनको फांसी दी गई नहीं, ब्लैक वारंट निकाला नहीं गया। वो लेडी जितने होशियार थे, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर दी कि साहब हमें हैंगिंग सोर्ड के अंदर है। हाई कोर्ट ने उनकी आजीवन कारावासन, मरने तक कारावासन, हमारे टैक्स पेयर के ऊपर वो जीत रहे। सर, जब प्रेसिडेंट तक ने मर्सी पिटीशन खारिज कर दी है, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि आप एक खास तय सीमा के अंदर, वक्त के अंदर आप ब्लैक वारंट निकालेंगे और ताकि उसको फांसी, कोई पूछने वाला है? कानून कहीं आप पे ये सवाल पूछो, अभी मैं क्यों पूछूं? आपके हिसाब से कहीं कानून में लिखा हुआ है? नहीं, कहीं लिखा, कोई डेडलाइन है उसमें? नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, इमीडिएट करना चाहिए था ना। हरियाणा की एक सोनिया है, एक यूपी की शबनम है, इन लोगों ने अपनी फैमिली के 7-7 लोगों को मारा, ऊपर तक। वैसे भाई साहब, प्रेसिडेंट ने भी मर्सी पिटीशन, वो भी तय नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो भी तय होना चाहिए। निर्भया में देखा कितनी बार सुप्रीम कोर्ट और वहां तक गया है मामला, रिव्यू पिटीशन, रेमिट पिटीशन। ये संशोधन होना चाहिए इसमें। तो इसका मतलब है कि जो हम बात कर रहे हैं, कायदे से उज्जवल निगम साहब ने पूरी मेहनत करके दिन रात पढ़ लिख कर आपने 37 लोगों को उनके किए के लिए सजाए मौत दिलवा दी, लेकिन उन 37 में से सिर्फ 2 को फांसी मिली, एक कसाब और एक याकूब मेमन। 35 या तो कानून की वजह से कारावास में चेंज हो गए, अब उनको पूरी जिंदगी पालना है। बिल्कुल, तो दुख होता होगा आपको कि नहीं? 100%, क्यों नहीं होता? ये कोल्हापुर का तो मैं कह रहा हूँ ना। तब तो आप राज्यसभा में भी हैं, आप एक सरकार के अंग में भी हैं, तो अभी जो आपने कहा ये सारी चीज़ें, क्यों ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों ना जो मर्सी पिटीशन से लेके जो फिर मजिस्ट्रेट है, इन सब के लिए एक, जैसे चार्जशीट के लिए 90 दिन होता है, इन लोगों के लिए क्या टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, कानून में ये बदलाव लाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से आप सवाल खड़ा कीजिए, मैं लॉ मिनिस्टर से बात करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो 100% होगा। मैं करूँगा, बात पसंद करूँगा, कानून में सुधार लाना चाहिए, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब से भी बात करूँगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।